दोस्तों, अगर आपने पीएफ रिकॉर्ड में अपना एग्जिट का रीज़न गलत डाल दिया है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट सर्विस लिखा है, लेकिन अगर आपने गलती से कुछ और रीज़न डाल दिया है और अब आप उसको सुधार करना चाहते हैं, कैसे सुधार करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, कितने दिन लगेंगे, सारी चीज़ों के बारे में इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। ये जो आपका चैनल है ये पीएफ का बेस्ट चैनल है और जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक 100% रियल जानकारी है। जो भी मैं कहूँगा विद डॉक्यूमेंट कहूँगा। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे तब तक भरोसा मत कीजिए जब तक उस चीज़ को कहीं सरकारी डॉक्यूमेंट में ना देख लें, क्योंकि 99% जो जानकारी है यूट्यूब में वो कॉपी पेस्ट होती है। ठीक है, आप देखेंगे तो जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर मैं बाद में आऊँगा, पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान समझ लेते हैं। बेसिक ज्ञान ये है कि जब आप नौकरी छोड़ रहे हैं तो आप किस रीज़न से छोड़ रहे हैं, ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। थोड़ा बहुत क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ना पीएफ मेंबर खुद से एग्जिट डेट डालते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, गलत रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या गलत रीज़न होता है? गलत रीज़न में जो सबसे भयंकर रीज़न होता है वो होता है परमानेंट डिसेबलमेंट। परमानेंट डिसेबलमेंट मतलब होता है विकलांग हो चुका है इसलिए हमने नौकरी छोड़ी है। अगर आप परमानेंट डिसेबलमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको तरीके से पीएफ ऑफिस जो है ना विकलांग पेंशन देने के लिए बाध्य होता है। ऐसे में आप अगर फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। कहा जाएगा कि भाई ये आदमी विकलांग हो चुका है, इसका सर्टिफिकेट दो, तब हम जाके इसको मंथली पेंशन देना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है कि पीएफ मेंबर क्या करता है, वो परमानेंट डिसेबलमेंट ना डाल के वो रिटायरमेंट डाल देता है। अब रिटायरमेंट की समस्या ये है कि आदमी की उम्र है 25 साल और आप रीज़न में डाल रहे हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एज जनरली पीएफ में मानी गई है 58 साल। तो चाहे परमानेंट डिसेबलमेंट हो या रिटायरमेंट हो, दोनों ही केस में आपको करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पढ़ सकती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार परमानेंट डिसेबल लिखा है उसके बाद भी आपका 19 और 10C पास हो जाता है। ठीक है, मैंने ये देखा है। ठीक है, तो और मान लो रिटायरमेंट हो गया, 25 साल वाला रिटायर हो गया तो भी उसने 19 10C भरा तो उसका पास हो गया। तो पहले स्टेज पे आके आपको क्या करना है, पहले स्टेज पे आके आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना 1910 भर दीजिए। और अगर पुरानी आईडी हो और नई आईडी आप आ चुके हो तो वो ट्रांसफ़र कर लीजिए। ठीक है ना, ट्रांसफ़र करने के बाद शायद उस बात का इम्पैक्ट नहीं रहेगा, और अगर इम्पैक्ट रहा तो आपको फिर पुरानी आईडी में जाके करेक्शन करानी पड़ेगी। कैसे करेक्शन होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हम होम पे आ चुके हैं, मैनेज पे जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन पे जाना है। जिस कंपनी में आपने रीज़न गलत डाल दिया उसका डिटेल सेलेक्ट करना है। 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है, अपडेट करना, उसके बाद अपलोड करना, उसके बाद प्रीव्यू करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे। ये जो रिकॉर्ड चेंज हो रहा है ये सर्विस रिकॉर्ड है, तो हमारी पर्सनल डिटेल में सारी चीज़ें भरी हुई है सही। हम अपने रिकॉर्ड में आ रहे हैं, सर्विस डिटेल में आ रहे हैं। तो इस जगह पे हमारा रीज़न, क्योंकि अभी हमारी नौकरी चल रही है तो इस वाली आईडी में हमारा नहीं है, तो हम पुरानी आईडी सेलेक्ट करेंगे। पुरानी आईडी पे मैं आ गया, गेट डिटेल कर लिया मैंने। गेट डिटेल करके मैं नीचे आ गया। नीचे क्योंकि एग्जिट डेट डली है तो देखो यहाँ पेंसिल सेलेक्ट करेंगे ना, तो पेंसिल सेलेक्ट करने पे हमें यहाँ पे आ रहा है। अब देखो ये तो जो है हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैसे ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन दिखाने के लिए मैं आपको कोई और ऑप्शन दिखा रहा हूँ। वैसे जो ऑप्शन आता है वो शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीज़न आता है। ठीक है, तो हम मान लीजिए अभी फ़िलहाल दिखाने के लिए आपको रिटायरमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। जिनका है मैं उनका एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस आदमी का गलत कर दूंगा, गलत नहीं करना है। तो हम यहाँ पे हमारा पहला नंबर पॉइंट हो गया। फिर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहाँ हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है इस चीज़ को मैं आपको एक सरकारी डॉक्यूमेंट से दिखा रहा हूँ। ये सरकारी डॉक्यूमेंट एसओपी है और एसओपी में बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट पे आप देखेंगे कि आपका रेजिग्नेशन लेटर मांगा जा रहा है, साथ में ही आपका जो है ईसीआर की कॉपी मांगी जा रही है, इसके साथ टर्मिनेशन लेटर और एग्जिट का रीज़न। अगर मान लो कंपनी चाहे बताना कि भाई किस वजह से गलत रीज़न डाल दिया था तो कंपनी इसे लेटर के तौर पे दे सकती है। बहुत बार क्या होता है कि मेंबर मान लीजिए एक्सपायर हो जाता है तो मेंबर का एग्जिट में मान लीजिए शॉर्ट सर्विस डाल दी, और शॉर्ट सर्विस डालने के बाद उसको ईडीएलआई का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ईडीएलआई का बेनिफिट लेने के लिए पीएफ ऑफिस जनरली ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने देता नहीं है कि भाई डेथ इन सर्विस। ऐसा करने से उनके ऊपर
7 लाख रुपए तक देने की जिम्मेवारी आ जाती है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो वहाँ आपके सिर्फ रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन लेटर से नहीं चलेगा, वहाँ कंपनी का भी लेटर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो लास्ट वाला पॉइंट है ये उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिस केस में मेंबर एक्सपायर हो चुका हो और फिर उसका हम एग्ज़िट का रीज़न ठीक कर रहे हो। यहाँ पे ये हमें देना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा कंपनी से लेटर वेटर देना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं अपलोड वाले में क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लेटर पे सेलेक्ट कर रहे हैं, जो एक बार सेलेक्ट हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे आप 2 डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके सिर्फ मतलब मेंबर जीवित है तो सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। एक ही जगह आपको डॉक्यूमेंट लगाने के लिए कह रहा है, दूसरी जगह नहीं कह रहा है, ठीक है ना। तो 2 डॉक्यूमेंट लगाओ। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो आप लगा रहे हैं उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस ना हो नाम के बीच में। और मैं यहाँ पे एक और कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट अटैच हो गया, ये हमने यहाँ पे अपलोड करने के लिए लगाया। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई तीसरा डॉक्यूमेंट भी लगाओ। तीसरा डॉक्यूमेंट कह रहा है तो मान लीजिए आपके पास अगर नहीं है, 2 ही डॉक्यूमेंट है, तो मेरे हिसाब से आप आधार कार्ड लगा सकते हैं अगर आपका माइनर डिफरेंस है तो, ठीक है ना। माइनर ही डिफरेंस होना चाहिए आपका। फिर मैं यहाँ पे और तीसरा डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अपलोड कर देने के बाद ये कह रहा है कि सर जी आप अब तीसरे पॉइंट पे आ चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी तीसरे पॉइंट पे आके आप चाहें तो डॉक्यूमेंट को वापस से देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट आप चलेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, गेट OTP करेंगे, OTP आपको आ जाएगा, रिक्वेस्ट आपकी एम्प्लॉयर के पास चली जाएगी, एम्प्लॉयर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। एम्प्लॉयर के एक्सेप्ट करने के बाद ये काम आपका PF ऑफिस में जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। PF ऑफिस ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्ट करेगा ही, लेकिन अगर PF ऑफिस एक्सेप्ट कर लेता है, आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं, तो आपका रिकॉर्ड सही हो जाएगा। और सही रिकॉर्ड के बाद आपको जो भी काम करना है, चाहे फाइनल सेटलमेंट करना है या आपको ट्रांसफ़र में समस्या आ रही है, वो काम आप आसानी से कर पाएंगे। मैंने जो आपको जानकारी दी है ये आपको अगर सही लगे तो आप ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए जब आप सपोर्ट करते हैं तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन ये चैनल ग्रो करता है। जब ये चैनल ग्रो करेगा मेरी इनकम भी बढ़ेगी, साथ में ही जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो परेशान होते हैं, अलग अलग जगह चक्कर लगाते हैं, उनको चक्कर लगाने से बच जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादातर लोगों को ये सही वीडियो पहुंच सके तो आप ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके। कमेंट में लिखिए कि क्या मैं आपको समझा पाया अच्छे से। आप अपना नाम लिखिए और बताइए कि क्या मैंने आपको अच्छे से समझाया है। पर्सनल कंसल्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको सीखना हो PF ESI इनकम टैक्स GST तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।